क्या लगता है कि ये जो गौवंश है ये ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? ये वही गौवंश तो नहीं है जो दूध देके जिनका दूध देना बंद हो जाता है और ये जो भी दूध का काम करते हैं उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर भी एक गौशाला का संचालन करते हैं जहाँ पे बहुत सी असहाय गौवंश और घायल गौवंश का उपचार किया जाता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ इंसानों को सुरक्षा देने तक है, बट प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत पुलिस और पशुओं का क्या रिश्ता है और पुलिस कैसे पशुओं को सुरक्षा दे सकती है? मैं आशावन की पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री अतुल सिंह सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज हमें दिया। थैंक यू। और मैं जानना चाहूँगा सर कि हमारे साथ बहुत से ऐसे युवा साथी जुड़े हैं जो कि हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन उन्हें साझा करें। नमस्कार आप सभी को, मैं अतुल सिंह हूँ, आईपीएस अधिकारी 2009 बैच और फिलहाल मैं जबलपुर डीआईजी रेंज के तौर पे पदस्थ हूँ। यहाँ पे लगभग मुझे 2 साल की अवधि हो गई है और जबलपुर से मेरा पहले का भी नाता है। मैं जबलपुर में पहले एसडीओपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी, जोनल एसपी, आसपास के ज़िलों में एसपी के रूप में सेवाएं दे चुका हूँ। तो जबलपुर से मतलब एक प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से मेरा कनेक्शन हो। सर मैं जानना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करने की आपकी क्या प्रेरणा रही? देखिए, जब मेरी कॉलेज एजुकेशन हो रही थी तो उस दौरान मेरे कुछ सीनियर थे जो मेरे फ्रेंड्स भी थे जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। तो चूँकि मैं उनको देखता था, उनके साथ उनके ग्रुप डिस्कशंस में जुड़ा रहता था, अपने आप एक इंटरेस्ट सा और रुझान सा आ गया और उसी फ्लो में हमने पीएससी की तैयारी कर ली और उसी झटके में सिलेक्शन हो गया। वो मतलब एक कॉलेज से लेके पीएससी की यात्रा कब कैसे मतलब एक दूसरे में अमेलगेट होती गई पता ही नहीं चला बेसिकली। सर पुलिस सेवा एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और मैं जानना चाहूँगा सर कि क्या क्या संघर्ष आप इस रोज़ाना जॉब में करते हैं और कैसे आप इसे अपने आप को उत्साहित रखते हैं? देखिए, पुलिस सेवा हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा, सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि हमको एक फ्रेमवर्क दिया गया है। वो फ्रेमवर्क बेसिकली अगर हम पुलिस के रेफरेंस में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद जो हमारे मतलब जिसको पहले इंडियन पिनल कोड और CRPC बोलते थे, एविडेंस एक्ट बोलते थे, या हमारा पुलिस रेगुलेशन है, उनके दायरे में रह के हमको एक लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पे जो है कंट्रोल करना होता है। दिक्कत इस बात की आती है कि पब्लिक इन लॉज से परिचित नहीं है। उसको अपनी जो डेली बेसिस पे जो उनकी असुविधाएं हैं या किसी भी प्रकार को उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो उसकी रेमेडी पुलिस से चाहते हैं। हमारा लीगल फ्रेमवर्क कई बार उस तरह की रेमेडी और उतनी स्पीड के साथ रेमेडी नहीं दे सकता। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप लोगों की समस्याओं में एक उनके संतुष्टिपूर्व समाधान पे उनको उनकी सहमति के साथ पहुंचा सको और उसमें उनका एक डिस्कंटेंट नहीं डेवलप होना चाहिए, एक सोसाइटी के रूप में, एक वर्ग के रूप में। तो कई बार जो एक प्रकार के समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जो असहमतियाँ होती हैं वो भी एक हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से बहुत चैलेंजिंग रहती है। उन सब के बीच में एक लीगल फ्रेमवर्क के दायरे में रह के काम करना वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन फिर कई बार ये लगता है कि जब आप जाओ हमारे देश की एक्चुअल हालत देखो कि लोग बाग कितनी कई बार असुविधाओं में या कितने सर्वाइवल के साथ जी रहे हैं, तो फिर अंदर से खुद के लिए एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, आप अगर कुछ भी दोगे, थोड़ी सी भी डिलीवरी दोगे, कुछ भी इनको बेहतर करोगे तो इनके लिए और समाज के लिए बेहतर होगा। तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जो इन सारे असहज परिस्थितियों के बीच में भी आपको कानून के दायरे में काम करने की सुविधा देता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सा ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए रहा जो कि एक एनिमल के कारण आपकी लाइफ में यादगार बन गया? देखिए, जो मेरी फैमिली है वो शुरू से एनिमल फ्रेंडली रही है। मतलब सर्विस में आने तक मतलब मैंने अपने घर में 2 डॉग देखे थे, फिर मेरे इन लॉज हैं उनके यहाँ भी डॉग्स थे जी। तो एक एनिमल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में तो मेरी ग्रूमिंग हुई है। लेकिन 2009 में जब मैं यहाँ पे जबलपुर में एडिशनल एसपी था और ये जो चौपाटी है, चौपाटी के ठीक सामने मेरा बंगला था। अच्छा। काफ़ी क्राउडेड और कंजस्टेड एरिया है, मतलब काफ़ी शोरगुल रहता है।
ऑल ऑफ सडन एक दिन मैं, ऐसी संडे का दिन था और हम लोग अपने घर के बरामदे में, मैं और वाइफ थे, काफ़ी तेज़ आवाज़ आई एक जैसे डॉग की चिल्लाने की, और मतलब जो पीड़ा में होता है डॉग उसके चीखने की। तो मैंने अपने जो बाहर हमारे सेंट्री था उससे बोला कि देखो क्या हुआ है, तो उसने आके कैजुअली बताया कि सर किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ पड़ा हुआ है। मेरे से रहा नहीं गया, मैं और वाइफ दोनों गए। तो एक हार्डली 1 साल का डॉग था और कोई व्हीकल उसको उसके पिछले दोनों पैर पे हिट करके चला गया। तो मतलब बेसिकली उसके दोनों पैर पीछे के एकदम जैसे पाउडर टाइप के हो गए थे और वो चिपका हुआ रोड पे चिल्ला रहा था। लोग बाग देख रहे थे लेकिन नोबडी नोज कि मतलब ऐसे में हेल्प क्या करनी चाहिए। खैर समहाउ मेरे लिए भी ये फर्स्ट केस था। हमने घर से एक बोरी बुलाई और चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में था तो वो बाइटिंग के लिए भी मतलब उसके पास कोई जाए, समहाउ उसको कंट्रोल करके उस बोरी में कंटेन करके और हम उसको अपने घर ले आए। अच्छा। फिर उसके बाद हमने उसको सबसे चूंकि संडे का दिन था तो वेटनरी हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल रहते नहीं, फिर भी मैंने अपने कॉन्टैक्ट से बात की और हम उसको जो है वहाँ ले गए। उन्होंने उसकी जो है उसमें बताया कि इसमें कुछ हो तो सकता नहीं क्योंकि उसके दोनों पैर क्रश हैं, हमको उसको इन्फेक्शन से बचाना है और लाइफ लॉन्ग वो चल नहीं पाएगा। उन्होंने उसका बैंडेज वगैरह कर दिया, लेकिन उनके यहाँ उसको हॉस्पिटलाइजेशन की कोई सुविधा नहीं थी। हम उसको वापस अपने घर ले आए और फिर हमने उसको लगभग 1 महीने तक अपने साथ ही रखा। शुरुआत में पहले हम वहाँ पे भेजते थे हर दूसरे या तीसरे दिन उसके बैंडेज के लिए, फिर वो काम हमने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो जो उसके 1 साल 1 महीने की हमारे साथ की यात्रा थी ना, उसका जो एक जीवन का वो हमने भाग देखा कि जो भी इस प्रकार के एक्सीडेंटल या किसी प्रकार से जो ह्यूमन क्रूएलिटी का शिकार होते हैं वो कितनी पीड़ा के साथ जीते हैं। वो उसने कहीं ना कहीं मतलब न सिर्फ मुझे, मेरे बच्चे, हमारे आसपास के सारे लोगों में काफ़ी सिंपैथेटिक और मतलब एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स क्रिएट की जो आज भी हमारे साथ है। और सर फिर आगे वो कितने टाइम तक सरवाइव किया? ज़्यादा दिन नहीं सरवाइव कर पाया क्योंकि उसके जो इन्फेक्शंस थे वो धीरे धीरे ग्रो करते गए। लेकिन हमने कोशिश ही की कि उसकी जो सफरिंग डेज हैं उनमें कम से कम उसकी पीड़ा हो सके, वो जो भी ह्यूमन बेस्ट इंटरवेंशन से हो सकता था हमने किया। ये सॉल्यूशन इसका जितना मुझे इस फील्ड में काम करते हुए समझ में आया सर, कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसे लोगों के कांटेक्ट हैं, जैसे आपने बताया कि संडे होने के बावजूद आपने जैसे भी स्ट्रगल किए और आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, तो एक आम इंसान जिसके पास इतनी सुविधा नहीं है उन्हें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है आज के टाइम पे रेस्क्यू और ये सारी चीज़ों के लिए। मैं इसी के साथ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन, जो कोर सॉल्यूशन है, आपको लगता है कि ABC जो रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल जो सिस्टम बना हुआ है, सरकारी सुविधाएं जिसमें उपलब्ध कराई जाती है, तो ये ABC रूल को अगर सरकार सही से एग्जीक्यूशन में लेके आए तो ये प्रॉब्लम ही ना आ सकती है। ये घायल जीव जो हम देख रहे हैं ये तो पैदा ही नहीं होंगे। हाँ, ये देखिए क्या है कि कैटल हो गए, गोट्स हो गई, डॉग हो गए, हॉर्स हो गए, इन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत पहले अपनी लाइफ स्टाइल, वाइल्ड लाइफ स्टाइल छोड़ के जो सिविल लाइफ स्टाइल है या डोमेस्टिक पेट एनिमल्स बन गए हैं। उनका एग्जिस्टेंस, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी आदतें सब ह्यूमंस के सराउंडिंग हैं। लेकिन जब तक ये हम बेसिकली रूरल एरिया में रहते थे तब तक इनके लिए हर तरह की सुविधा थी और इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट था। लेकिन अब जो ये अर्बन इन्वायरमेंट है वो एनिमल्स के लिए उतना स्पेस नहीं है, उनके लिए जो चीज़ें चाहिए उस तरह का चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जब तक बर्थ कंट्रोल नहीं होगा तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ती जाएगी इनका बेसिकली ह्यूमंस के साथ में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट, जैसा अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल काफ़ी हद तक चला डॉग बाइट्स को लेके, जिसको चलते सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी इशू की है। तो इसका सबसे बेसिक तो सोल्यूशन बर्थ कंट्रोल ही है। सीमित संख्या अगर रहेगी तो उनको बेहतर ट्रीटमेंट और उनके प्रति एक हार्मोनस फीलिंग तो जनरेट हो पाएगी। सर आपने आशा वन का काम भी देखा है, तो आशा वन की कौन सी एक्टिविटीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए, आशा वन के बारे में तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप लोग काफ़ी यंग हो और इस एज में जब लोग बाग अपने कैरियर के लिए संघर्ष रहते हैं, अपने नाम पहचान बचाने के लिए संघर्ष रहते हैं, या एक जिसको कहते हैं ना कि एडवेंचर के लिए संघर्ष करते हैं या उसके में इन्वॉल्व रहते हैं, उस समय आप पेट्स के लिए सोच रहे हो, डॉग्स के लिए सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस कम उम्र में मतलब अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और इस चीज़ में समाज को कुछ दे रहे हो तो आप आगे कहाँ तक जाओगे, मतलब मैं तो उसकी लिमिट नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं खुद अपने आप में देखता हूँ कि मतलब मैं लाइफ के काफ़ी लेटर स्टेज में इससे जुड़ा।
अगर यही चीज़ मैं बहुत पहले से जुड़ गया होता तो शायद मेरे पास करने को बहुत कुछ समय और बहुत कुछ एनर्जी रहती। तो आश्वन के पास में मतलब एक तो बहुत यंग टीम है और सभी मतलब अपने और कामों के साथ इसके लिए वक्त निकालते हैं और फुली डिवोशन और डेडिकेशन से करते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर भी एक गौशाला का संचालन करते हैं जहाँ पे बहुत सी असहाय गौवंश और घायल गौवंश का उपचार किया जाता है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर इस गौशाला को संचालन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी, हम लोग जब पीएससी के समय के हम साथी थे तो कुछ का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ उनके लिए हमने एक पीएससी का फर्दर स्टडी सेंटर डेवलप किया। वहाँ से दैवी प्रेरणा मिलती रही और उस पर से फिर हम स्कूल्स में गए और फिर आगे हमने वहाँ शहडोल में एक धेनु सेवा संस्थान के तले, बैनर तले बेसिकली जो एक्सीडेंटल गौ माता हैं उनको लाके उनका ट्रीटमेंट करना और रिहेबिलिटेशन करना स्टार्ट किया। तो चूंकि मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को भी जब मौका मिलता था तो मैं जाता था और उसमें काम करता था, आज भी कर रहा हूँ। ये अच्छी बात हुई कि हमारे कुछ साथी जो है उस संस्था से जुड़े हुए जबलपुर में पदस्थ थे, तो 2 वर्ष पूर्व उन्होंने ये एक धेनु सेवा संस्था की ब्रांच कर लीजिए यहाँ जबलपुर में डाली। उसी समय मेरा भी आगमन हो गया। तो हम सब ने मिलकर यहाँ पे भेड़ाघाट के पास में एक साहू परिवार से ज़मीन लेके और उसमें एक बनाया हुआ है। और मोस्टली जो भी हाईवे पे जो गौ माता का एक्सीडेंट होता है तो हमारे पास सूचना आती है और NHI की मदद से हम उनको अपने पास लाके वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं और ठीक होने के बाद भी अपने पास ही रखते हैं। अरे वाह! तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पिछले 2 साल में लगभग मोर देन 400 के आसपास से ऐसे रेस्क्यू हुए हैं जी। और दुखद बात यह है कि जिनकी बेसिकली स्पाइन हिट होती हैं या इंटरनल सीवियर डैमेज होता है वो तो हम नहीं बचा पाते हैं। सेवा भरपूर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अभी हमारे पास में करीबन वहाँ पे लगभग 76 के आसपास में गौ माता और उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। और देखते हैं कि इसमें और कितनी मदद मिलती है। बाकी जो हमारा शहडोल का धेनु संस्थान है जी, वो इस मामले में और भी हमसे अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। वहाँ पे यही संख्या लगभग 350 से 400 के बीच में है और वहाँ पे पब्लिक का भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। क्या लगता है कि ये जो गौवंश है ये ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? ये वही गौवंश तो नहीं है जो दूध देके जिनका दूध देना बंद हो जाता है और ये जो भी दूध का काम करते हैं उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं, क्या ये? हाँ, देखिए, एक तो क्या है कि जब से हमारी खेती में मतलब बेसिकली गौवंश का उपयोग बंद हो गया तो जो बैल हैं बेसिकली उनका पूरी तरह से मतलब वो पैदा होते साथ ही प्रकार से उनको छोड़ दिया जाने वाली स्थिति है। उनका कोई यूज़ बचा नहीं है, तो उनको कोई रख के उनके खाने खर्चे पे कोई भी उसको बेयर नहीं करना चाहता। और सेम इसी प्रकार से जो गौ माता हैं उनके साथ भी स्थिति है कि जब तक वो दूध दे रही हैं तो ठीक है और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें लोगों की ये स्थिति नहीं है कि वो मतलब पाल सकें या उस पर जो महीने का खर्च है। अब वो चूँकि शहर से लगे हुए कस्बे हैं, गाँव हैं, उनके लिए बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि बरसात में सूखा स्थान कहीं मिलता नहीं है तो वो रोड पे ही आती हैं। तो वो बरसात में जो हम लोग रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं उसमें देखते हैं कि बरसात में एकदम से ये जंप आता है एक्सीडेंटल केसेस में। ओके। आमतौर पे लोगों को लगता है कि पुलिस का काम सिर्फ इंसानों को सुरक्षा देने तक है, बट प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत पुलिस और पशुओं का क्या रिश्ता है और पुलिस कैसे पशुओं को सुरक्षा दे सकती है? देखिए, जो हमारा पुलिस रेगुलेशन है जिसमें मतलब पुलिस वालों के क्या कर्तव्य होंगे, वो कर्तव्यों को किस प्रकार से एक्सरसाइज की जाएगी, उसके बारे में जो प्रावधान है उसमें समाज के हर डायमेंशन को पुलिस की ड्यूटी के रूप में कहीं ना कहीं कवर किया गया है, जिसमें एनिमल प्रोटेक्शन भी शामिल है। अब जो आपने बात की है क्रूएलिटी टू एनिमल, पशु क्रूरता अधिनियम, इसकी सेक्शन 11 इसमें बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है कि किन एक्ट्स को क्रूएलिटी माना जाएगा। मतलब आपने अपने पशु को खाना नहीं दिया, आपने अपने पशु को बिना किसी प्रोटेक्शन कैसे रोड पे खाली छोड़ दिया, ये सारा सब कुछ क्रूएलिटी में कवर होता है। तो उस हिसाब से चूंकि वो कॉग्निबल ऑफेंस है तो पुलिस की ड्यूटी है कि अगर उसको इस ऑफेंस की किसी भी माध्यम से सूचना मिलती है, उसके खुद के नोटिस में आता है, तो वो उस पर एक्ट करे। तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत पुलिस जो है, आपने देखा होगा जो गौवंश का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है या लीगल भी ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन उसमें मतलब जैसे एक ट्रक की कैपेसिटी 20 गौवंश की और उसमें 40 रखे गए हैं,
तो वो सारा का सारा जो है पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कवर होता है और पुलिस उसमें एक्सरसाइज भी करती है। सर, हम ऐसे समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं जहां पशु, इंसान और प्रकृति एक साथ साथ खुश रह सकें? देखिए, इसकी शुरुआत तो परिवार से होती है। परिवार में बच्चों को अगर मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट्स के अलावा, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के अलावा, अपनी सराउंडिंग में जो सोसाइटी है, जो नेचर है, उसके बारे में, उसका हमसे किस प्रकार से डीप कनेक्शंस हैं, हम दोनों एक प्रकार से कैसे इंटरलिंक्ड हैं, अगर इस चीज़ को समझाया जाएगा बचपन से, तो निश्चित तौर पे मतलब बड़े होके वो उसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स सोसाइटी, जिसमें कि एनिमल भी शामिल है, अपने आप फील होगी। लेकिन अगर परिवार में वो शिक्षा नहीं है तो फिर सेकेंड स्टेज पे हम स्कूल में ट्राई कर सकते हैं, और अगर परिवार और स्कूल अगर फेल हो गए तो फिर बहुत मुश्किल है। सर, हमारे दर्शकों के साथ साथ पूरे समाज के लिए आपके द्वारा क्या ऐसा संदेश रहेगा जो लोग अपने जीवन में उतार सकें? देखिए, जो बच्चे हैं, युवा हैं या उनके पेरेंट्स, यही तीन हैं जिससे मिलकर समाज बनता है। तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में और ख़ासकर युवाओं में एक चीज़ होना चाहिए कि उनको अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए। उनको अपनी अच्छाइयाँ या बुराइयों के लिए किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। उसको अपनी अच्छाई या बुराई का पहचान होगा तो उसको ये खुद समझ में आ जाएगा कि आगे चल के कौन सा रास्ता उसको चुनना है। ये जो एक दूसरे को कॉपी करना है, एक दूसरे से कंपटीशन करना है, यही सारे बच्चों में आगे चल के मानसिक अवसाद, निगेटिविटी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इन सारी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। तो सबसे पहली बात, हर कोई व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है। जरूरी नहीं कि हर कोई पुलिस ऑफिसर हो जाए, जरूरी नहीं कि हर कोई पत्रकार हो जाए, जरूरी नहीं कि हर कोई बहुत रिच हो जाए, ठीक है ना। आप जिस चीज़ के लिए बने हो उसको पहचानो और उस पर एकदम बेधड़क आगे बढ़ते जाओ। तो अपने गोल्स पहली बात तो खुद डिसाइड करो। सेकंड थिंग, आप इस समाज में एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं हो, आप इंटरकनेक्टेड हो। आप अगर समाज में हो तो इस समाज में आपका परिवार है, मोहल्ला है, राष्ट्र है, दूसरे राष्ट्र हैं, जीव जंतु हैं, नेचर है, सबके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऑक्सीजन लेते हो, आप सूर्य से ऊर्जा लेते हो, आप फ्री में पानी लेते हो, आप सुंदर से नदी, झरने, पहाड़ को देख के खुश होते हो, बदले में आप इनको क्या देते हो? तो सवाल ये है कि सिर्फ अपना कैरियर, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जीवन में ये नाम चाहिए, ठीक है करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ में जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए मनुष्य में ही ये कैपेसिटी दी गई है कि वो अपना भाग्य बदल सकता है। नदियाँ कितनी भी करुणावान हो, लेकिन किसी प्यासे के पास घर तक चलने के लिए अपना रास्ता नहीं बदल सकती, ठीक है। तो आप में ही वो क्षमता है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज, पशु और नेचर, सब में उनके बेटर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत करो, लेकिन इस पढ़ाई और कैरियर की जो व्यस्तता है उसमें इतने भूल मत जाओ कि आपकी पर्सनालिटी खत्म हो जाए। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखना, आप जो चाहते हो वो किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी परसेंटेज में तो आप पालोगे, लेकिन अगर आपने अपनी मौलिकता खो दी तो आप उसको पाने के बाद भी मतलब हमेशा एक आपको लगेगा कि आप असहज हो। आप में वो प्यास थी जो कहीं ना कहीं बुझ तो गई, लेकिन अंदर से आपको वो तृप्ति नहीं। इसलिए जब कहीं भी, जहाँ भी आप आज स्टूडेंट हो, आज आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन तैयारी कर रहे हो, लेकिन अपने समाज से जुड़ के रहो। अपने आसपास नेचर और समाज के साथ में जो आपका जीवन संवाद है, इसको कभी भी व्यर्थ मत जाने दो। सर, आपके हिसाब से अभी हमारे देश की स्थिति पशुओं को लेके क्या है और हम कैसे इस स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, अगर हम कंट्री लेवल पे बात करेंगे तो दो डिफरेंट सिनेरियो है। जो हमारा रूरल एरिया है उसमें तो खासकर कैटल एक ज़रूरत के हिसाब से रखे जाते हैं जी, और जो कि ज़रूरत के हिसाब से रखे जाते हैं तो उनकी फीडिंग भी होती है और थोड़ी बहुत केयर भी होती है जी। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ तो पशु बेसिकली एक शौक का या कुछ हद तक लग्जरी का प्रतीक है। तो जो हायर सेगमेंट में तो बहुत अच्छे से उनको रखा जाता है और वो मतलब वो जस्ट लाइक ह्यूमंस की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी अर्बन लाइफ बहुत ही पैथेटिक है। आप देख रहे हैं कि मतलब पॉलीथीन खा के और सीवेज, गार्बेज, इससे उसका गुजारा कर रहे हैं। तो ये स्थिति मतलब हमारे जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, जिसमें हम गौ को एक तरफ माता का दर्जा देते हैं, सारे हमारे जितने भी देवता हैं उनको हमने उनके साथ में उनके सबसे
विश्वस्त सहयोगी के रूप में किसी न किसी पशु या जीव को जोड़ के रखा है। जी। तो एक तरफ तो थ्योरेटिकली हम मतलब इतने बड़े लेवल या इतने इथिकल लेवल पे मतलब अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन जब हम अपने आसपास के सराउंड में इसी तरह के स्ट्रे एनिमल्स को पाते हैं तो उनके साथ हमारा बिहेवियर बहुत ही इनह्यूमन और इनसेंसिटिव है। जी। तो ये एक बहुत ही कंट्रास्ट सिचुएशन। सर हमारा ये लास्ट राउंड रैपिड फायर राउंड है। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना है। जी। सो डॉग, कैट या काऊ? डॉग। ओके। आशावन के लिए एक लाइन। डिवोटेड एंड डेडिकेटेड। ओह वाह। युवाओं के लिए 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें। एडवेंचर, एनर्जी एंड डेडिकेशन। वाह। अगर आपको आपके जीवन को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो वो 3 शब्द क्या होंगे? करेज, कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड। वाह, थैंक यू सो मच सर। सर मैं पूरी टीम के तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, पशु कल्याण की चर्चा करने के लिए निकाला, और हम चाहते हैं आपका मार्गदर्शन हमें और हमारे जैसे हज़ारों युवाओं को आगे भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और मैं भी इस बात के लिए आप सभी का थैंकफुल हूँ कि निश्चित तौर पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जबलपुर या जो भी इस पॉडकास्ट को देखें कितने युवाओं कितने लोगों से जुड़ूंगा, और हो सकता है उनमें से आगे चल के किसी के साथ मुझे काम करने का या एक्सपीरियंस शेयर करने का और अवसर मिले। तो जो मेरी फीलिंग थी, और ख़ासकर जो हम गौ सेवा में काम कर रहे हैं, जो हमारा एनिमल्स के प्रति में जो उनके बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी अप्रोचेज़ हैं उसको आपने साझा करने का अवसर दिया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।